हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है शिवम शुक्ला। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग ह्यूमैनिटीज में। आज हम लोग एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जो कि है आपका जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। पहले इससे पहले ये चैप्टर 4 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पुरानी वाली एनसीईआरटी का ही एक पीडीएफ है। ठीक है। चैप्टर 3 पहले डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी रहता था, जो कि इस बार सीबीएसई ने हटा दिया सिलेबस से। तो जिन बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी है उनके लिए एक ये चीज रखना कि डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी जो चैप्टर है इस बार हट चुका है। ठीक है। और जो नया चैप्टर क्या है वही है, फोर्थ चैप्टर को थर्ड चैप्टर इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है ना। जो कि है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है। अब देखिए, हमें ये चैप्टर पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ी। सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है, जेंडर का क्या मतलब होता है। पहले सबको पता है जेंडर सर मतलब मेल फीमेल्स है ना, जेंडर यही होती है। रिलीजन मतलब धर्म, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख, है ना, ये रिलीजन है हमारे। और कास्ट मतलब जातियां, अलग अलग तरीके की कास्ट, जैसे गुप्ता, ठीक है, शुक्ला, शर्मा, है ना। बहुत अलग अलग तरीके की जातियां होती है, कास्ट होती है, जिनको हम लोग कास्ट भी कहते हैं। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि इनका पॉलिटिक्स में क्या महत्व रहता है। अब अगर आप जनरल सेंस में सोचो, पॉलिटिक्स में ना इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स ही कास्ट पे चल रही है आज के जमाने में। हमारी पॉलिटिक्स कैसी हो गई है। हमारी पॉलिटिक्स अगर आप नोटिस करोगे कि कह सकते हो कि जाति पर ही बेस्ड, धर्म पर ही बेस्ड हो गई है सारी। है हम धर्मनिरपेक्ष, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिक्स हो गई है वो जाति, वो रिलीजन, कास्ट, वो इन्हीं पर बेस्ड हो गई है। ठीक है। तो इसी चीज को फॉरवर्ड करते हैं और इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे इस चैप्टर के माध्यम से। मैं आप लोगों को यही चीजों को थोड़ा बहुत आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो भी हम लोग साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। ठीक है। अब देखो क्या होता है, एक टर्म यहां पर लिखी भी हुई है, रुको मैं आपको दिखाता हूं। एक टर्म जो यहां पर लिखी है, जिसको आप लोग देख भी रहे हो, क्या लिखा है यहां पर, जेंडर पॉलिटिक्स। क्या लिखा है यहां पर, जेंडर पॉलिटिक्स, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। और इसमें सबसे पहली डेफिनेशन जो आप यहां पर देख पा रहे हो इस ग्लॉसरी में, जो कि पूछी भी जाती है हर बार, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। तो इसका क्या मतलब है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो घरों पे काम किया जाता है वो फिक्स है। मतलब घर में कौन काम करेगा, कौन सा जेंडर काम करेगा, बाहर कौन सा जेंडर काम करेगा, एवरीथिंग इज फिक्स। तो क्या लिखा है, अ सिस्टम इन विच ऑल वर्क इनसाइड द होम इज ईदर डन बाय द वुमेन ऑफ द फैमिली और ऑर्गेनाइज्ड बाय देम थ्रू द डोमेस्टिक हेल्पर्स। ठीक है। एक ऐसा काम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें ऐसा कहा जाता है कि घर के सारे काम कौन करेगा, घर की वुमेन्स ही करेंगी। और घर के सारे काम बाहर के, सॉरी, बाहर के सारे काम कौन करेगा, तो मेन ही करेंगे। तो ऐसे हमने क्या किया है, सेक्सुअल डिवीजन कर दिया है ना। तो उसी चीज को देखो, जेंडर डिवीजन मैंने आपको क्या बताया, दिस इज अ फॉर्म ऑफ हायरार्किकल सोशल डिवीजन, है ना, which is seen everywhere but is rarely recognized in the study of politics. The gender division tends to be understood as natural and unchangeable. और gender division जो है ना, ऐसा माना जाता है कि देखो, कभी आप लोग खुद सोचो, आज आप लोग जितने बच्चे पढ़ रहे हो, आप लोग वहां पे अगर देखोगे, जो जो वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ये पता है कि नॉर्मली मोस्टली सबके घरों में क्या होता है, जो खाना बनाने का काम होता है वो आपकी मदर्स का ही होता होगा या किसी फीमेल का होता होगा। और जो बाहर कमाने का काम होता होगा वो किसका होता है, वो मेल का ही होता होगा। तो ऐसे क्या हो रखा है, जेंडर को हमने डिवाइड कर रखा है, क्योंकि वो हायरार्किकल सोसाइटी पहले से ही, हायरार्की हमारी ऐसी चलती आ रही है, पहले से ही सारा खेल चलता आ रहा है। ठीक है। तो हमने क्या किया है, सोसाइटी को ऐसे ही बांट कर रखा हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें देखो हमने क्या किया, पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन की बात करी कि पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन क्या होता है। ठीक है। तो देखो बेटा क्या होता है, हम यहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पांसिबिलिटी ऑफ वुमेन इज हाउसवर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। मैंने यही बताया आपको कि ऐसा माना जाता है कि लड़कियों का काम क्या है, घर के काम करना, और लड़कों का काम क्या है, बाहर कमा के लाना। यही एक बेसिक जो मेंटालिटी है वो चलती आ रही है, आगे भी चलती जा रही है, और ये अभी भी चल रहा है, यही चलता जा रहा है। ठीक है। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। क्योंकि मोस्टली आप मोस्टली घरों में क्या देखते हो कि फीमेल सारा काम करे, वॉशिंग, क्लोथिंग, ठीक है, और आपका कुकिंग, ये सारे बड़े बड़े काम जो घरों के करे जाते हैं वो कौन करता है, वुमेन्स करती है। कमाने का काम कौन करता है बाहर से, मेल करते हैं, है ना। इट इज नॉट दैट मेन कैन नॉट डू हाउस होल्ड, सिंपली थिंक। और ऐसा नहीं है कि जो मेल है वो ये काम नहीं कर सकते, घरों के काम मेल नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बट सिंपल सी बात है, इसी को तो हम कह रहे हैं ना, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, कि ऐसे हमने लेबर को बांट रखा है कि भाई ये काम तुम्हारा है, तुम्हारा ही है, हम क्यों करें। तो मेल घर का काम कर सकते हैं, लेकिन उनको लगता है कि भाई हम क्यों करें, है ना, हम ये काम क्यों करें। ठीक है। इन विलेजेस वुमेन फेच वाटर, collect fuel,
and work in the fields. In urban areas, poor women work as domestic helper in middle class homes, while middle class women work in offices. अब आप देखो वुमेन्स का रोल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कितना इंपॉर्टेंट है। आप गांव में देखो, गांव में पानी कलेक्ट करने का काम, वाटर फेचिंग का काम कौन करता है? वुमेन्स करती हैं। ठीक है, बहुत सारे कुआं वगैरह में से पानी लेकर आना, ये सारे काम कौन करता है? वुमेन्स करती है। बहुत मेहनत का काम, घर के सारे काम कौन करता है? वुमेन्स करती है। मिडिल क्लास फैमिलीज में आप जाके देखो, हालांकि अब थोड़ा बहुत सोसाइटी में चेंज आता जा रहा है और वुमेन्स भी बाहर जाके काम कर रही है, ठीक है ना। हो सकता है आप जिसमें देख रहे हो आपकी मदर्स भी काम करती हो, है ना, तो सोसाइटी में चेंज आता जा रहा है। The result of this division of labor is that although men constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, is minimal in most society. याद रखना बेटा, देखो सोसाइटी में चेंज लाना है ना, तो जिसके लिए चेंज लाना है उसको पावरफुल बनाना पड़ेगा। नहीं समझे? देखो मैं समझाता हूँ। इफ यू वांट टू चेंज द सोसाइटी, अगर आपको सोसाइटी में चेंज लाना है, इफ यू वांट टू डू द वेलफेयर ऑफ द वुमेन, देन यू विल हैव टू गिव देम एटलीस्ट अ टॉप पोजीशन। आपको कहीं ना कहीं उन्हें पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। लेकिन आज के समय में अब आप खुद बताओ, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि चार वुमेन पॉलिटिशियंस के नाम, ठीक है, चार वुमेन पॉलिटिशियंस के नाम लिख के दिखाना, बताना जो भारत में इस समय एक्टिव है, ठीक है। तो उनके नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है। चलो, earlier only men were allowed to participate in public affairs, vote and contest for public offices. Gradually the gender issue, लेकिन देखो धीरे, कहते हैं ना, अगर आप बात करोगे ऐसे लोग लिबरल्स की बात करोगे, भारत में लिबरल्स आज भी हैं, ठीक है। और भारत में लिबरल, अब लिबरल कौन होते हैं? जिन्होंने मेरी 9th क्लास के बैचेस पढ़े उनको पता है ये बात बहुत अच्छे से, और 10th के भी मैंने नेशनलिज्म इन यूरोप में समझाया था कि लिबरल वो लोग होते हैं जो चाहते हैं चेंजेस। और भारत में भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, विमेंस की कंडीशन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आती जा रही है, ठीक है ना। और जब भारत की कंडीशन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होती जा रही है, वुमेन्स की कंडीशन में इंप्रूवमेंट होती जा रही है, क्यों? क्योंकि अब वुमेन्स जो है बाहर निकलना शुरू हो गई हैं, वुमेन्स ने काम करना शुरू कर दिया है ना। और कई अब आप लोग देखो, हमारी जैसे प्रेसिडेंट रही है प्रतिभा पाटिल जी, ठीक है ना, वो भी वुमेन थी, ठीक है। इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। तो वुमेन्स धीरे धीरे अब हर चीज में एंटर करती जा रही है, ठीक है। देवर, और पहले अगर आप देखोगे तो पहले क्या होता था कि कई जगहों पर तो वुमेन को वोटिंग राइट भी नहीं था। जैसे फ्रांस का आप देख लो, 1946 में वुमेन को वोटिंग राइट मिला है। कब की क्रांति शुरू हुई? 1789 की, और 1946 में इनको वुमेन राइट वोटिंग राइट मिल रहा है, ठीक है। सऊदी अरबिया में देख लो, 2015 में राइट टू वोट मिला। तो बुरा हाल तो वहां पर भी था, है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब सोसाइटी में चेंजेस आते दिख रहे हैं। These agitation demanded enhancing the political and legal status of women and improving their educational and career opportunities. बट धीरे धीरे क्या हुआ, प्रोटेस्ट हुए, बातचीतें होनी शुरू हुई, और धीरे धीरे वुमेन्स की कंडीशन में इंप्रूवमेंट आ गई। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि वुमेन्स की कंडीशन पहले कैसी थी, ठीक है, पर धीरे 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 चेंजेस आने लगे, है ना। और धीरे धीरे जब चेंजेस आने लगे बेटा, तो वुमेन्स की कंडीशन में इंप्रूवमेंट आने लगी। कई सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट चलने लगे। फेमिनिस्ट मूवमेंट, फेमिनिस्ट शब्द का मतलब होता है बेटा ऐसे मूवमेंट्स जो फीमेल्स को सपोर्ट करने के लिए या फीमेल्स के वेलफेयर के लिए चलाए जाते हैं। नीचे लिखा भी है ग्लॉसरी में, अ वुमेन और अ मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज। ऐसे फेमिनिस्ट बेसिकली ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि मेंस और वुमेन्स को इक्वल ट्रीट किया जाए, ठीक है। तो फेमिनिस्ट ने कई सारे मूवमेंट चलाए। Political expression of gender division and political mobilization on this question help to improve women's role in public life। और धीरे धीरे क्या होने लगा बेटा कि धीरे धीरे जो women's की कंडीशन थी, women's का जो रोल था पब्लिक लाइफ में वो बढ़ने लगा, क्योंकि women's को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलने लगा। और जब women's को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलने लगेगा तो आप देखोगे कि women's को पढ़ाया लिखाया जा रहा है, एजुकेट करा जा रहा है, ठीक है। पहले का जमाना देखो और आज के जमाने में देख लो क्या होता है, women's को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है ना। women's को पढ़ाया लिखाया जाता है, और वुमेन्स अपना स्कूलिंग भी कर रही हैं अच्छे से, कॉलेजेस में भी बहुत ज्यादा है, टीचिंग लाइन में, हर लाइन में वुमेन्स का बोलबाला है इस समय, ठीक है। साइंटिस्ट बन रहे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एमपीज। और अब तो क्या कर दिया गया है, सबसे बड़ा काम क्या कर दिया गया कि 33% रिजर्वेशन दे दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक सर्वे भी था, जैसे कि इनकम जनरेटिंग वर्क जो है वो मेन का 6 बजे है, वुमेन का 2:40 तक है। तो ये सर्वे है, ये एक बार ये बेसिकली एक सर्वे करवाया गया था कि कितने टाइम तक मेन काम करते हैं, कितने टाइम तक वुमेन्स काम करती है, कितना सैलरी पाती है मेंस को। पहले क्या होता था ना कि मेन और फीमेल्स को, मैन और वुमेन को एक ही सेम जॉब करने के लिए ना सेम वो नहीं दिया जाता था वेजेस। ऐसा माना जाता था कि मेन ज्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो मेन को अच्छा पैसा मिलेगा, बट वुमेन जो है फिजिकल वर्क अच्छे से नहीं करी तो उनको अच्छा पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा बहुत ज्यादा माना जाता था, समझ में आया, है ना। इसी बट बाद में फिर अभी आप पढ़ोगे इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट आया था 76 में,
ठीक है, उसके तहत ये कंपलसरी कर दिया था कि चाहे दोनों में से अगर दोनों सेम काम कर रहे हैं तो दोनों को सेम सैलरी, बिल्कुल दोनों को सेम सैलरी मिलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आज भी देखो, अगर आप देखोगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को ना, वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी, तो बेटा याद रखना, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, जो ऊपर की यूरोपियन नेशन है ना, यूरोपियन नेशन से जो ऊपर वाली कंट्रीज है थोड़ा सा, उनको हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं। यहाँ पर वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा। हालांकि भारत में इतना अच्छा नहीं है, हमारी कंट्री में आज भी वुमेन जो है आजादी के बाद लैक करती है पॉलिटिकल पावर, क्योंकि हमारी कंट्री आज भी कैसी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी, पितृसत्तात्मक सोसाइटी है, यानी कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है हमारी। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ विमेन्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट गुड। बट अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को देखोगे तो क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, तो आप लोग क्या बोलोगे बेटा, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जो है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ठीक है, और भारत में अभी क्यों है ऐसा प्रॉब्लम, क्योंकि भारत अभी भी एक पेट्रियार्कल सोच से सफर कर रहा है। women face disadvantage, discrimination and oppression in various ways। और आज भी भारत में देखो, आप जिस सिटी में हो सकता है आप लोग एक अच्छी दिल्ली, मुंबई ऐसी सिटीज में बैठे हो जहां वुमेन्स का एक्सप्लॉयटेशन अब बहुत कम या बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। लेकिन आज भी अगर आप कुछ स्टेट्स में जाओगे जो पिछड़ी हैं अभी भी थोड़ी बहुत, है ना, कुछ गाँव में जाओगे, थोड़ा सा बैकवर्ड एरियाज में उन स्टेट्स के जाओगे, जैसे राजस्थान के कुछ बैकवर्ड एरियाज में, सारी सिटीज नहीं बट कुछ बैकवर्ड एरियाज में आज भी ये चीजें चल रही है। यूपी के कुछ बैकवर्ड एरियाज में आज भी ये चीजें चल रही हैं जहां वुमेन्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। ठीक है, लिटरेसी रेट आप देखो यहाँ पर वुमेन में कितना है, 54% कंपेयर टू विद 76% अमंग मेन। लिटरेसी रेट मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे एक ऐसा रेट जिसमें 7 to 14 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाया लिखाया जाता है, वो वुमेन्स में कम है, क्योंकि वुमेन्स को ड्रॉप आउट करवा दिया जाता है या पढ़ने ही नहीं भेजा जाता है। क्या बोला जाता है वुमेन्स को कि आपको पढ़ लिख के क्या करना है, आपको तो वैसे भी घर ही चलाना है, तो आप तो क्या ही करोगे पढ़ लिख के। सिमिलरली, क्योंकि क्या होता है देखो, स्मॉलर पोर्शन ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट गो फॉर हायर स्टडीज व्हेन वी लुक एट स्कूल रिजल्ट। लेकिन अगर आप देखो, जितनी भी लड़कियां पढ़ने जा रही है ना, आज भी बॉयज से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये भी यहाँ चीज लिखी भी हुई है। ठीक है, लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, 8वीं तक पढ़ाया, ड्रॉप आउट करवा दिया कि आप घर के काम सीख, शादी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो क्या होता है, वुमेन्स पढ़ लिख नहीं पाती है। ठीक है, फीमेल जो है वो पढ़ लिख नहीं पाती, लेकिन सन को क्या होता है, लड़के को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया जाता है, उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा किया जाता है। क्यों, क्योंकि आगे जाके वही हमारी चीजों को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, no wonder the proportion of women among the highly paid and valued job is still very small. On an average, an Indian woman works 1 hour more than an average man every day. Yet much of our सिंपल सी बात है ना, आपके घर में, अब आप खुद बताओ मुझे, आप लोग बताना, मेन और फीमेल, मतलब आपके फादर और मदर में से सबसे ज्यादा काम कौन करता है, मदर करती है, लेकिन क्या उनको उसका पैसा मिलता है, नहीं मिलता। ठीक है ना, क्योंकि आज भी एक एवरेज अगर आप निकालोगे ना बेटा, तो एक मेल से 1 घंटे ज्यादा ही एक फीमेल काम कर रही है, बट दे आर नॉट पेड फॉर डूइंग दैट वर्क। ठीक है ना, और उनको, और सिंपल सी बात है, जिस काम का पैसा नहीं उस काम की वैल्यू नहीं, तो इसलिए फीमेल्स की वैल्यू कम होती है इन चीजों में। ठीक है ना, जो कि एक बहुत गलत चीज है। ठीक है, अब देखिए, इसी दौरान मैंने आपको बताया था एक एक्ट आया, इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट। क्यों आया ये इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट, इस एक्ट के आने का एक सिंपल सा मतलब था कि सबको, मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, स्पोर्ट्स हो, सिनेमा हो, अगर मेल और फीमेल सेम काम कर रहे हैं तो सब दोनों को सेम पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि इससे क्या हो रहा था, देखो पहले ऐसा होता था कि अगर वो सेम काम नहीं कर रहे होते थे ना, तो उनको पैसा नहीं मिलता था। ठीक है ना, ये सेम काम कर भी रहे होते तो फीमेल्स को बहुत कम पैसा मिलता था, मेल को बहुत ज्यादा पैसा मिलता था कंपैरिजन टू फीमेल। ठीक है, अब देखो आप लोग, इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रेफर टू हैव सन्स एंड फाइंड वेज टू हैव द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर शी इज बोर्न। और भारत में तो क्या होता है, आप देखो अगर यूएसए वगैरह देखोगे तो वहां पे जेंडर रिवील पार्टी होती है। ठीक है, जब जेंडर रिवील होता है, वहां की माँ के पेट में बच्चा जो है कौन है, मेल है या फीमेल है, तो उसमें पार्टी होती है। हमारे देश में क्या है, जो जेंडर रिवील है वो बैन है। क्यों, क्योंकि क्या होता था कि अगर लड़की है तो उसको वोट करवा दिया जाता था, उसको मार दिया जाता था कोकनी, है ना, क्योंकि लड़की का क्या काम, ऐसा मानना था, ऐसी सोच थी वहां के लोगों की। इसीलिए आप देखोगे चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारे में कितना है, 914 मतलब 1000 लड़कों पर 914 लड़कियां हैं हमारे पास। ठीक है ना, और ये डिक्लाइन भी ऑब्वियस ही होता है, नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड पर 1000 बॉयज, याद रखना 1000 लड़कों पे 914 लड़कियां हैं हमारे पास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द रेशियो हैज फॉलन बिलो 850 और इवन 800, और कई जगहों पर तो ये जो 914 जो मैंने आपको बताया ना, एक एवरेज रेशियो बताया पूरी कंट्री का, लेकिन कई स्टेट्स पर तो बेटा 850 और 800 भी है, यानी कि 200 लड़के तो कुंवारे ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो इन प्रैक्टिसेस को रोकना बहुत जरूरी है, जहां से भी आप ये वीडियो देख रहे हो, इन प्रैक्टिसेस को रोकना बहुत जरूरी है। ठीक है,
फीमेल फीटिसाइड को रोकना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए, देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस काइंड, और ऐसा कई जगहों पर होता है कि आप देखते हो कि वुमेन्स के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस, हरासमेंट, एक्सप्लॉइटेशन की रिपोर्ट्स आप देखते हो, ठीक है ना। अर्बन एरियाज में तो बहुत ज्यादा अनसेफ है। दिल्ली में आप 8 बजे के बाद निकल के दिखाओ, है ना, नहीं निकल सकते, बहुत बुरा हाल है ना। तो आप ये चीज सोचो कि हरासमेंट, बीटिंग और इन सब से भी वुमेन्स आज भी जूझ रही हैं। जब आज हम लोग बात करते हैं अंतरिक्ष में जाने की, आज हम लोग बात करते हैं चांद पे उतरने की, आज हम लोग बात करें मॉडिफिकेशन की, आज हम लोग बात करें एआई की, टेक्नोलॉजी की, और कहा हम लोग एक तरफ ये देखते हैं कि ये सारी चीजें प्रॉब्लम आज भी परसिस्ट करती हैं, आज भी वो छोटी सोच परसिस्ट कर रही है जो वुमेन को बोझ मानती है, ठीक है। वुमेन्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो अभी मैंने आपको बताया था कि वुमेन्स को पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन मिल गया है, बट जब ये बुक बनी तो उस दौरान नहीं था, तो इसीलिए इसको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वुमेन्स जो है, वुमेन्स को पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन दिलाने के लिए ना कई सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट चलाए गए, ठीक है, कई सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट चलाए गए। वन वे टू इंश्योर दिस इज टू हैव मोर वुमेन एज इलेक्टेड, और ऐसा क्यों करा गया, क्योंकि इफ यू वांट टू डू द वेलफेयर ऑफ द वुमेन्स, then you must have to choose the women to you know to serve their country। अगर आप अपनी वुमेन्स को नहीं चूज करोगे कि भाई जाओ और आप इलेक्शन लड़ो और आप रिप्रेजेंट करो अपने भारत देश को, है ना, तो क्योंकि जब सिंपल सी बात है, देखो जब आप एक अच्छी पोजीशन पे बैठ जाते हो तो यू कम्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द पावर एज वेल, पर जब आपके पास पावर आ जाएगी तो क्या होगा, आप अपने वेलफेयर के लिए, अपनी जैसी और औरतों के वेलफेयर के लिए काम कर पाओगे, ठीक है। तो वुमेन्स को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी था, और इंडिया में तो लेजिस्लेचर में बहुत लो है। अब ये मानो कितना लिखा हुआ यहाँ पे, द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर जो थी लोकसभा में 10% है बस, सोच रहे हो 10%, कितने सारे, कितनी सीट्स है लोकसभा में, 550 मैक्सिमम है, 543 इस समय चल रही है, तो 10% के करीब करीब वुमेन्स थी बस, ठीक है। और देयर शेयर इन द स्टेट असेंबली इज लेस देन 5%, और स्टेट असेंबलीज यानी कि विधानसभा और विधान परिषद में लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है यहाँ पर तो 5% से भी कम है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि इंडिया जो है एक बॉटम में है बिल्कुल, अगर वुमेन्स को रिप्रेजेंटेशन की बात, देने की बात आती है तो, ठीक है ना। अब आप ये देखो, ये आपको ये दिख रहा होगा, तो देखो सबसे ज्यादा आगे कौन है, तो नॉर्डिक अमेरिकन यूरोपियन कंट्रीज, नॉर्डिक अमेरिकन कंट्रीज सबसे ज्यादा आगे 42%, फिर यूरोपियन कंट्रीज आपकी, ठीक है, फिर आपकी अफ्रीकन कंट्रीज, सब अफ्रीकन एशियन सहारन पैसिफिक अरब स्टेट्स, और इंडिया में 10.8%। देखिए अजीब लग रहा है ना। वर्ल्ड का एवरेज भी आप चेक करो 19.7, मार्क कर लेने में तो पूछा जाता है व्हाट इज द वर्ल्ड एवरेज फॉर वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन, तो 19.7, इंडिया का कितना है 10.8, ये दोनों याद रखना बस, और किसी के याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए, हाँ, languages for several developing countries of Africa and Latin America in the government cabinets are largely all male even when a woman becomes the chief minister or the prime minister। तो क्या होता है बेटा कि कई बार ऐसा होता है कि आप और देशों में जाके देखो तो वहां पे वुमेन का कैबिनेट है, चारों तरफ वुमेन्स ही वुमेन्स है, कैबिनेट मिनिस्टर्स में भी वुमेन्स ही है, ठीक है। और इवन कई बार क्या होता है कि पूरे कैबिनेट में मेल भी है, ठीक है, बट तब भी एक फीमेल को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है, तब भी एक फीमेल को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो वहां की सोच थोड़ा सा बेटर हो चुकी है भारत के कंपैरिजन, ठीक है, वहां की कंडीशंस बहुत ज्यादा बेटर है। One way to solve this problem is to make it legally binding to have a fair proportion of women in the elected bodies। This is what the पंचायती राज has done। लेकिन शुरुआत कहां से करी हमने वुमेन्स को रिजर्वेशन देने की, पंचायती राज से। कितनी सीट्स रिजर्व करी थी याद करो, बताया मैंने कई बार, 1/3 सीट्स, याद आया, 33% सीट जो है रिजर्व है, किसके लिए, फीमेल्स के लिए, ठीक है ना। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और आज के समय में उसका रिजल्ट क्या है, 10 लाख से ज्यादा वुमेन्स है रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज में, है ना, जो रिजर्व्ड है और इलेक्टेड है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Women organization and activists have been demanding a similar, हाँ, a similar reservation। लेकिन वुमेन्स क्या मांगती है, वुमेन्स एक्टिविस्ट है जो फॉर्म फेमिनिस्ट है, वो क्या मांगती थी कि लोकसभा राज्यसभा में भी हमें 33% रिजर्वेशन देना चाहिए। काफी समय से बिल पेंडिंग में था, लेकिन अब ये बिल पास हो चुका है और कुछ ही समय में कानून बन जाएगा कि वुमेन्स जो है वो 33% रिजर्व है, ठीक है। तो जेंडर डिवीजन आप देख रहे हो बेटा, एक ऐसा एग्जाम्पल है जिससे आपने देखा कि that some form of social division needs to be expressed in politics। This also shows that disadvantaged groups do benefit when social divisions become a political issue। आपने यहाँ पे क्या देखा कि एक डिसएडवांटेज का फायदा कैसे उठाया जा सकता है, जैसे वुमेन्स को आपने देखा तो वो डिसएडवांटेज थी, उनके पास कोई पावर नहीं था, लेकिन जब ये पॉलिटिकल इशू बना तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये डिसएडवांटेज उनका फायदे में बदलना शुरू हो गया, और आज फाइनली वुमेन्स को रिजर्वेशन मिल चुका है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग रिलीजन पे,
कम्युनलिज्म पे और पॉलिटिक्स में। देखो हमारे यहाँ पे ना अलग अलग तरीके से राजनीति होती है। हम धर्म के बेसिस पे भी राजनीति करते हैं, हम कम्युनिटी के बेसिस पे भी राजनीति करते हैं, हम जाति के बेसिस पे भी राजनीति करते हैं, और हम लोग पॉलिटिक्स भी अलग तरीके से खेलते हैं। तो इसी चीज को आज आप समझो। देखो गांधी जी कहते भी थे, जैसे आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, दिस डिवीजन इज नॉट एज यूनिवर्सल एज जेंडर बट रिलीजियस डाइवर्सिटी इज फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे। देखो अब मैं आपको ये बताता हूँ, देखो जेंडर डाइवर्सिटी जो है ना वो पूरे वर्ल्ड में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में हर कंट्रीज में हो। भारत जैसी कुछ एशियन नेशंस में आपको मिल जाएगा, लेकिन पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड में वुमेन्स को इक्वली रिस्पेक्ट किया जाता है। लेकिन लेकिन सोशल डिवीजन या रिलीजियस डाइवर्सिटी आज भी पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड है। जैसे हमारे भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग धर्मों का है भारत, वैसे ही और जगहों पर रिलीजियस डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। ऑर्थोडॉक्स हैं, ठीक है, प्रोटेस्टेंट्स हैं, है ना, और कैथोलिक्स हैं, ठीक है, अलग अलग जाति अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, और वहां पे भी ये चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं। ठीक है, एज वी नोटिस इन द केस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड, even when most of the people belong to the same religion, there can be serious differences about the way people practice their religion. नॉर्दर्न आयरलैंड का सिनेरियो याद करो, जब हमने एक्ट ऑफ 1707 पढ़ा था नेशनलिज्म इन यूरोप में, तो आपने वहां पर क्या देखा था बेटा? आपने वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी कि कैसे अलग अलग प्रकार से प्रैक्टिसेस की जाती हैं, कैसे अलग अलग जेंडर, अलग अलग डिफरेंसेस, ठीक है ना, और रिलीजियस डिफरेंसेस को प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है ना। और कैसे आपने वहां पे देखा था कि सिर्फ नॉर्दर्न आयरलैंड के जो लोग थे, है ना, जो नॉर्दर्न आयरलैंड के लोग थे उनके साथ क्या हो रहा था, मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे वो अलग एक सेम रिलीजन को बिलोंग करते थे। मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे वो सेम रिलीजन को बिलोंग करते थे, इसलिए वहां पे चल गया काम। लेकिन अगर वहीं पे डाइवर्सिटी होती तो वहां प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं होता, ठीक है ना। अब गांधी जी कहते भी थे दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। अब एक चीज याद रखो बेटा, इसका क्या मतलब है कि रिलीजन जो है वो पॉलिटिक्स से कभी अलग नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है, समझ रहे हो? कि जो धर्म है उसको आप कभी राजनीति से अलग नहीं कर सकते, और बिल्कुल सही बात है, जहां जहां राजनीति होगी वहां वहां धर्म होगा ही होगा, ठीक है ना, वहां वहां रिलीजन के बेसिस पे पॉलिटिक्स खेली ही जाएगी। अभी हम उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आप देखोगे तो ये इसकी एक सेकेंड, हाँ इसकी एंडलाइन क्या है, व्हाट ही मीन बाय रिलीजन वाज नॉट एनी particular religion like Hinduism or Islam, but moral values that inform all religion. He believed that politics must be guided by ethics drawn from religion. उनका ये मानना था कि हमें जो पॉलिटिक्स करनी चाहिए वो रिलीजन, देखो क्या लिखा है, he believed that politics must be guided by ethics drawn from religion, मतलब धर्म से हमने जो भी चीजें सीखी हैं, ठीक है, धर्मों से आप सबके अपनी अपनी धार्मिक किताबें होती हैं, उससे जो भी चीजें आप लोगों ने सीखा, अपने रिलीजन से आपने जो भी चीजें सीखा, उससे हमें पॉलिटिक्स करनी चाहिए। उससे मतलब उसके सीख लेके हमें राजनीति करनी चाहिए। और धर्मों में क्या सिखाया जाता है कि वुमेन्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, हर जाति को समान समझना चाहिए, ठीक है, तो उसी से हमें सीख के राजनीति करनी चाहिए, ठीक है। और आप देखते हो कि ह्यूमन राइट ग्रुप जो है हमारे कम्युनिटी हमारे देश में कई सारे ह्यूमन राइट्स ग्रुप है, जैसे एनएचआरसी वगैरह हो गए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वगैरह, ये ह्यूमन राइट ग्रुप है, ठीक है ना। इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के ऊपर अगर कोई एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है या कोई भी ऐसा काम हो रहा है जिससे माइनॉरिटीज को हार्म हो रहा है, किसी वुमेन को हार्म हो रहा है, किसी के भी ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है, किसी का ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो उनकी मदद करने में काम करते हैं, ठीक है। Women's movement has argued that family laws of all religion discriminate against women, so they have demanded that government should change them. और जिस हिसाब से फैमिली लॉज थे, तो वुमेन्स ने क्या आर्ग्यू किया, वुमेन्स फेमिनिस्ट मूवमेंट जो थे उन्होंने कहा कि यार जो फैमिली लॉज है, फैमिली लॉज मतलब फैमिली लॉज का सीधा सीधा सा मतलब होता है कि जैसे एक है ना फादर है, उनके एक लड़का और एक लड़की है। पहले के समय में क्या होता था कि लड़कों को सारी की सारी प्रॉपर्टी दे दी जाती थी, लड़की लेकिन लड़की क्योंकि शादी करके चली गई तो वहां उनको कुछ मिलता नहीं था। लेकिन अब क्या सरकार ने कह दिया है कि कंपलसरी है, दोनों को देना ही देना है, दोनों में 50-50 बटेगा जो भी प्रॉपर्टी बटेगी। तो पहले के फैमिली लॉज क्या कर रहे थे, वुमेन्स को लेट डाउन करते भी थे। क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। All these instances involve a relationship between religion and politics, but they do not seem very wrong or dangerous. Ideals and values, ideals and values drawn from different religion can and perhaps should play a role in politics. अब यहाँ पर क्या लिखा है? देखो थोड़ा सा ना इसको समझो कि कैसे एक आइडियाज, वैल्यूज अगर हम रिलीजन से लेकर पॉलिटिक्स में डालना शुरू कर दे तो हमारी पॉलिटिक्स बहुत अच्छी हो जाए। लेकिन हमने क्या शुरू कर दिया, हमने पॉलिटिक्स को रिलीजन में डाल दिया, हमने धर्मों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया,
हमने जातियों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया, हमने डिसयूनिटी और फैक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट अपनाया। हमने क्या किया कि इलेक्शन करते करते, पॉलिटिक्स करते करते अब हम अलग हो गए। आज ना हिंदुओं को मुसलमान पसंद है, मुसलमानों को हिंदू पसंद। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों लोगों के बीच में नफरत पैदा हो जा रही है? क्योंकि ये हो नहीं रही है, ये नफरत करी जा रही है पैदा। ठीक है ना? वरना आज से पहले भी हिंदू और मुसलमान बहुत अच्छे से रहे हैं कई बार, या कोई भी क्यों करा जाता है? अपने फायदे के लिए। वरना दोनों बहुत अच्छे अच्छे धर्म हैं, बहुत अच्छे से रहे हैं। ठीक है ना? चलिए, those who hold political power should sometimes be able to regulate the practice of religion so as to prevent discrimination and oppression. These political acts are not wrong as long as they treat religion equally. बिल्कुल सही बात है। जब तक पॉलिटिक्स हर एक धर्म को साथ लेकर चल रही है तब तक वो पॉलिटिकल एक्ट बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बंटवारे की राजनीति जब से चलने लग जाती है तो वो राजनीति जो है वो अपने फायदे के लिए पॉलिटिकल पार्टी खेलती है और उससे फायदा भी सिर्फ अपना ही होता है। अगर आज आप विकास को देकर वोट नहीं दे रहे हो, आप धर्म को देखकर वोट दे रहे हो, तो वहां कहीं ना कहीं नुकसान आप ही का है। आपका नहीं होगा तो आपके आगे आने वाली जनरेशन का होगा या आपकी गई हुई जनरेशन का होगा। ठीक है ना? अब आ जाते हैं नई एक टर्म है कम्युनलिज्म पे। अब देखो बच्चा, कम्युनलिज्म क्या होता है? ठीक है ना? जो कम्युनलिज्म का आप देखो, पहले यहाँ पे एक लाइन देखो, फिर मैं आपको समझाता हूँ कम्युनलिज्म होता क्या है। प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ द नेशन। एग्जैक्टली, कम्युनलिज्म मतलब जब एक कम्युनिटी अपने धर्म को सबसे बेस्ट समझती है, वो किसी और धर्म को की आलोचना करती है, उसको मजाक उड़ाती है, या उसका है ना, उसका मजाक बनाया जाता है कि हमारा धर्म सबसे अच्छा है, हमारी कम्युनिटी बहुत अच्छी है, बाकी धर्मों से बहुत अच्छा है, तब उसको हम कह देते हैं कम्युनलिज्म वाली आइडियोलॉजी। ठीक है ना? कि हम बेस्ट है जी और तो सब बेकार है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। सेक्युलरिज्म में क्या होता है? देखो, आपको अपने रिलीजन को बेस्ट मानना चाहिए, ऑब्वियस सी बात। आपको उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि आपका धर्म अपने लिए बेस्ट है, लेकिन दूसरे धर्म भी अच्छे हैं। जब ये आइडियोलॉजी लेके चलेंगे तो आगे ही बढ़ते रहेंगे। लेकिन कम्युनलिज्म थोड़ा सा अलग चलता है। उसके लिए क्या होता है कि सब कुछ रिलीजन है, सब कुछ धर्म से बेस्ड होता है। ठीक है ना? और थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगा तो और समझोगे। एग्जाम्पल ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड इन चैप्टर 3 shows that the danger of such an approach to nationalism. The problem becomes more acute when religion is expressed in politics in exclusive and partition terms. When one religion and its followed are pitted against another. बिल्कुल सही बात है। जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के ऊपर अग्रेसिव हो जाए, माइनॉरिटीज के ऊपर अग्रेसिव हो जाए। याद करो श्रीलंका का सिनेरियो जो पड़ा था पावर शेयरिंग में। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के ऊपर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए। ठीक है? और क्योंकि वो चाहते थे कि सिर्फ हमारा धर्म ही होना चाहिए, और उससे क्या हुआ? तकरार होने शुरू हुई। उससे क्या हुआ? क्लैशेस होने शुरू हो गए। ठीक है? और इसीलिए हम लोग कहते हैं दिस हैपेंस व्हेन बिलीफ ऑफ द रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर। क्योंकि जब कोई अपने धर्म को दूसरे धर्म से सुपीरियर मानने लग जाए और दूसरे धर्म को क्रिटिसाइज करने लग जाए, तो ये आइडियोलॉजी को हम लोग कम्युनलिज्म आइडियोलॉजी कह सकते हैं। ठीक है? और वो किसी सरकार की मदद लेने लग जाए या किसी कम्युनिटी की मदद, बिल्कुल वही सिनाला वाला सिनेरियो याद कर लो। ठीक है? तो उसको आइडियोलॉजी को हम लोग कहते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स। ठीक है? कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। और एक इस आइडिया पर बेस्ड होती है कि सब कुछ समाज में अगर आपको भला करना है तो धर्म ही होना चाहिए। ठीक है? अगर हमारा रिलीजन है तो समाज का भला होगा, नहीं तो नहीं। कम्युनलिज्म इन्वॉल्व थिंकिंग अलोंग द फॉलोइंग लाइंस, द फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू। और उनका क्या मानना है? तो देखो, अगर एक ग्रुप है, अगर एक ग्रुप है और उसमें एक ही धर्म के लोग हैं, उनका ये मानना है कि भाई जहां पर भी रह रहे हैं हम, वहां सिर्फ एक ही धर्म, यानी कि हमारा धर्म सर्वहारा होना चाहिए, हमारा धर्म हर जगह होना चाहिए। तो ये कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी है। ठीक है? और अगर कहीं एक ही जगह पर अलग अलग कम्युनिटीज के लोग रह रहे होंगे, वो चीज इनको पसंद बिल्कुल नहीं आती और वो लोग फिर वहां पे क्लैशेस होने लग जाते हैं। वहां पे क्लैशेस होंगे ही होंगे। ठीक है? द इंटरेस्ट आर बाउंड टू बी, क्योंकि सिंपल सी बात है, एक जगह दो धर्म के अलग अलग धर्मों के लोग रह रहे हैं, तो उनके इंटरेस्ट कहीं ना कहीं तो क्लैशेस होंगे ही होंगे। जब क्लैशेस होंगे तो कन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई होगी। है ना? ईदर वन ऑफ देम हैज टू डोमिनेट। और क्या होगा? एक धर्म दूसरे धर्म को डोमिनेट करेगा ही करेगा, एट एनी कॉस्ट। है ना? एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को डोमिनेट करेगा ही करेगा। ठीक है? समझ आया कम्युनलिज्म क्या था? पक्का? आगे बढ़े, चलिए। दिस बिलीफ इज फंडामेंटली फ्लॉड। और ऑब्वियस सी बात है, कम्युनलिज्म कैसे सही है? कम्युनलिज्म बिल्कुल भी सही नहीं है। जब आप एक इंटरेस्ट के, एक रिलीजन, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के ऊपर, है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर डालना शुरू कर दें या अपने धर्म को अपनाने की जबरदस्ती करें, तो ये चीज तो कहीं सही नहीं है ना।
सबके पास हक है, उनका भी अधिकार है, हमारा भी अधिकार है, हमारे संविधान ने सबको अधिकार दिया है कि अपने अपने धर्म को फॉलो करिए। ठीक है, देयर आर मेनी वॉइसेस इनसाइड एवरी कम्युनिटी, ऑल दोस वॉइसेस हैव अ राइट टू बी हर्ड। बिल्कुल सही बात है कि सबके आवाज को सुनने का अधिकार है भैया सबके पास, है ना। कई सारी आवाजें होती हैं, हर एक धर्म की अपनी कथा, और सब कथाओं को सुनने का अधिकार हर एक धर्म के लोगों को है। ठीक है, देयरफॉर एनी अटेम्प्ट तो, और सिंपल सी बात है, कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर कोई सरकार किसी एक धर्म के प्रति झुकाव रखे, सिंपल सी बात समझना, इफ एनी गवर्नमेंट ट्राइज टू सपोर्ट सिंगल रिलीजन, देन ऑब्वियस है कि जो दूसरे रिलीजन होंगे वो एलियनेटेड फील करेंगे, है ना। और कम्युनलिज्म जो है बहुत तरीके तरीके की फॉर्म ले सकते हैं, उन फॉर्म्स को आज हम पढ़ते हैं। The most common expression of communalism is in everyday's belief. These routinely involve religious prejudices, stereotypes of religious communities, and belief in the superiority of one religion over the other. This is so common that we often fail to notice it, even when we believe in it. सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि कम्युनलिज्म जो है आज के समय में भी धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है ना, आप क्या करते हो, आप स्टीरियोटाइप कर देते हो लोगों को, क्या करते हो कि हमारा धर्म सबसे अच्छा, तुम्हारा धर्म बुरा है, कर देते हैं। हमारे यहाँ जो ये फेस्टिवल हो रहा है वो सबसे अच्छा है, तुम्हारा बेकार है ना। हम लोग ने प्रेजुडिसेस बना रखे हैं, है ना। और हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारी जो सोच है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, दैट इज वेरी वेरी गुड, और हमारा जो थॉट प्रोसेस है उस सामने वाले से बहुत ज्यादा अच्छा है। बट हम लोग इस चीज को मानने से मना कर देते हैं कि भाई एट द एंड सब कॉमन ही है, एट द एंड सब कोई एक ही है, रिलीजन सारे एक ही है। ठीक है ना, वो तो हमने बांट दिया अलग अलग। A communal mind often leads to a quest for political dominance of one's own religion community. For those belonging to majority community, this takes the form of majoritarian dominance. Obvious सी बात है, धीरे धीरे जब क्या होता है, मेजोरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी पे अटैक करने शुरू हो जाती है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, मेजोरिटेरियन डोमिनेंस। और इससे क्या होता है, जो माइनॉरिटीज हैं वो एलियनेटेड फील करने लगती है और एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिटी फील करने लग जाती है। अगर उस मेजोरिटी गवर्नमेंट के साथ क्या है, सरकार भी है। तो याद करो, श्रीलंका याद आ रहा होगा सबको, है ना। चलिए, political mobilization on religious lines is another frequent form of communalism. This involves the uses of sacred symbol, religious leader, emotional appeal, and plain fear in order to bring the followers of one religion together in the political. और आज के समय में आप देखते हो क्या अलग अलग तरीके के धर्मों के सिंबल्स यूज करे जा रहे हैं, अलग अलग तरीके के नारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जो उस रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं वो एक अंडर वन टेंट आ जाए। जब अंदर वन एरिया वो लोग आ जाएंगे तो उनका जो लीडर होगा उसको वोट किया जाएगा, है ना। और रिलीजन के नाम पे लोगों को मनाया जाता है कि हम आपके धर्म के हैं, आपके लिए भला करेंगे, है ना। सब धर्मों में ये चीज हो रही है, कि एक बहुत गलत चीज है। हमें विकास पे बात करनी चाहिए, हमें जॉब्स पे बात करनी चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट पे बात करना चाहिए, लेकिन उस चीजों से ध्यान हटके आज हमारा कहाँ पर है ना, कि इस धर्म पे, हम इस धर्म के हैं तो ये इस पार्टी को वोट कर देंगे, हम उस धर्म के हैं तो हम उस पार्टी को। इस चीज पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस। कई बार क्या होता है, आप खुद नोटिस करो ना, धीरे धीरे लड़ाइयां हो जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो भाई क्लैश होगा ही होगा। वो अपने धर्म को अच्छा बताएंगे, वो अपने धर्म को, और क्या होगा, क्लैशेस हो जाएंगे, कम्युनल वायलेंस हो जाएंगी, राइट हो जाएंगे, मैसेकर हो जाएगा, है ना। इंडिया और पाकिस्तान में तो कई सारे ऐसे भयंकर दंगे हुए हैं, 2002 के गुजरात के दंगे, 72 के दंगे, बहुत सारे बड़े बड़े दंगे देखे हैं इंडिया और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज ने, है ना। जब पार्टीशन हुआ तो कितने बड़े बड़े रिलीजन दंगे देखे गए, ठीक है ना, जो हिंदू और मुसलमानों के बीच कितना मारकाट मचा। तो ये सारे धर्म होते हैं। ये देखो, ऐसी सोच रखने वाले लोग हर धर्मों में हैं, इसके लिए हम किसी एक धर्म को ब्लेम नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, हर धर्मों में ऐसे लोग हैं, और सबको ये चीज समझनी पड़ेगी कि कैसे अपने रिलीजन को, अगर आपको बेस्ट करना है तो आपको अपने रिलीजन को बेस्ट करो, लेकिन दूसरे को क्रिटिसाइज करना इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है ना। और इसी आइडियोलॉजी के साथ नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा था, इसमें हम भारत को हमेशा क्या मानते थे, सेक्युलर स्टेट, और है भी हमारा, है ना। सेक्युलर स्टेट मतलब इंडिया किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करता। ठीक है, भारत जो है ये किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करता। कम्युनलिज्म वाज एंड कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, है ना। और जो कम्युनलिज्म था ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, और इसी को टैकल करने के लिए हमने एक सेक्युलर स्टेट का मॉडल चुना। ठीक है, हमने सेक्युलर स्टेट का मॉडल चुना, और हमने क्या कहा कि भारत का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे आप देखते हो, श्रीलंका में बुद्धिज्म है, पाकिस्तान में इस्लाम है, इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी को नहीं कहता, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है भैया हम है सेक्युलर, हम हर एक धर्म को मानेंगे। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सारे इंडिविजुअल
राइट, सारी इंडिविजुअल कम्युनिटीज को क्या क्या देता है, राइट टू फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस, कि आप किसी भी धर्म को कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठाएगा। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोहिबिट करता है कि आपको किसी के भी रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, आपको किसी भी कहते हैं ना धार्मिक बेसिस पे, किसी के भी राजनीतिक बेसिस पे, किसी की भी जातिवाद पे कमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है। एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन हमें स्टेट को भी इंटरवेन करता है, अलाउ करता है कि भाई स्टेट को जब भी कोई मैटर रिलीजन से इंश्योर हो या रिलीजन के रिगार्डिंग कोई मैटर हो जाए तो स्टेट उसमें इंटरफेयर करती है ना। जैसे स्टेट ने अनटचेबिलिटी को बैन किया था आर्टिकल 17 के तहत। ठीक है। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत को बैन कर दिया था स्टेट ने, है ना। तो देखो, सेक्युलरिज्म जो है ना, ये एक आइडियोलॉजी नहीं है। सेक्युलरिज्म एक बहुत बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। सेक्युलरिज्म एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप हमेशा से एक चीज नोटिस करोगे कि हमने एक ऐसा काम कर दिखाया जो शायद कोई देश ना कर पाए, कि इतने डाइवर्स कंट्री में भी आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सबके सब सारी जातियां रह रही हैं और सब खुश हैं, सब खुश हैं। कम्युनलिज्म शुड नॉट बी सीन एज अ थ्रेट टू सम पीपल इन इंडिया, इट थ्रेटन्स द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया। दैट इज व्हाई कम्युनलिज्म नीड टू बी कॉम्बैटेड, और कम्युनलिज्म को तो हराना पड़ेगा ही। ठीक है। कम्युनलिज्म को एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो भारत के लिए नहीं बना है। ठीक है। A secular constitution like ours is necessary but not sufficient to combat communalism. Communal prejudices and propaganda need to be countered in everyday life, and religion-based mobilization needs to be countered in the arena of politics. बिल्कुल सही बात है। कम्युनलिज्म को ना हमें हर जगह से निकालना पड़ेगा, उसे हमें राजनीति से भी हटाना पड़ेगा, उसे हमें हमारा दिमाग से भी निकालना पड़ेगा, उसे हर जगह से बिल्कुल ही हटाना पड़ेगा, तभी हम लोग कम्युनलिज्म को लेके चल पाएंगे। तो एक बहुत अच्छी चीज देखिए यहाँ पे, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, ये टॉपिक पूछा भी जाता है, एग्जाम में आता है बहुत ज्यादा। ठीक है। कि कास्ट और पॉलिटिक्स क्या क्या होती है, तो देखो ध्यान से समझो। अब देखो, जैसे एक ये टॉपिक आप देख रहे हो कास्ट एंड पॉलिटिक्स, और वहीं पे आप जो दूसरा टॉपिक देखोगे वो हो जाएगा पॉलिटिक्स इन कास्ट। ठीक है ना। ये देखो कास्ट एंड पॉलिटिक्स आया, एक सेकेंड, ये देखो पॉलिटिक्स इन कास्ट, है ना। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि कास्ट एंड पॉलिटिक्स क्या होता है, पहले इसको फटाफट से खत्म करते हैं, इस चैप्टर को आज में हम खत्म करेंगे। ठीक है। वन डे वन चैप्टर वाला सिनेरियो है, एक दिन एक वीडियो आएगी, उसमें एक चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन, कास्ट डिवीजन भी हमारे भारत में होता है। कास्ट डिवीजन है ना, अभी तक हम लोग रिलीजन की बात कर रहे थे, हम जातियों में बटे हुए हैं, हम ठाकुरों में बटे हुए हैं। ठीक है। ठाकुर हैं, बनिया हैं, ठीक है, ब्राह्मण हैं, अलग अलग जातियों में हम लोग बटे हुए हैं। ठीक है। और हर एक का सिस्टम अलग है, हर एक का तरीका अलग अलग है, सबके अपने अपने हैं, है ना, सब अपने तरीके से रीति रिवाज करते हैं। ठीक है। इन मोस्ट सोसाइटीज occupations are passed on from one generation to other. कास्ट सिस्टम इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस, और सिंपल सी बात है, आप खुद देखो, बनियों बनिया जैसे कम्युनिटी है, बहुत अच्छी कम्युनिटी है, और उनमें आप देखोगे वो लोग बिजनेस पे ज्यादा फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक बिजनेस ट्रांसफर होता जा रहा है। ठीक है। उनका दिमाग, बनियों का जो दिमाग है वो किस में चलता है ज्यादातर, वो बिजनेस में चलता है। ठीक है। वहीं पे आप देखोगे सिंधी, सिंधी जो कम्युनिटी है, सिंधी की आप बात करोगे, इनका जो जाति है ये, इनकी आप बात करोगे तो इनका भी दिमाग बिजनेस में बहुत चलता है। मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। अब क्वेश्चन एक ये आता है कि भाई हमारी कास्ट हमें कैसे मिली, तो वो भी तो एक हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन वाज सैंक्शन बाय रिचुअल। आपकी कास्ट आपको आपके पिताजी से मिली, आपके पिताजी को उनके पिताजी से, उनके पिताजी को उनके पिताजी से। तो क्या हो रहा है, जाति हमें कैसे मिल रही है, कास्ट हमें मिल रही है हेरिडिटरी डिवीजन से। ठीक है ना। members of the same caste group were supposed to form a social community that practice the same or similar occupation, married, और आप देखते हो मोस्टली क्या होता है कि सेम कास्ट में मैरिज होना। ठीक है ना। एंड डिड नॉट ईट विद मेंबर्स फ्रॉम अदर कास्ट ग्रुप, और कई बार आपने ये भी देखा है कि जो ऊंची कास्ट के लोग हैं वो दूसरी कास्ट के साथ नहीं खाते, या मतलब होता रहता है ना, बहुत ज्यादा चलता था भारत में पहले, है ना। तो कास्ट सिस्टम में तो आप ये मान लो कि बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम चलती थी, और आज भी है, आज भी है, मैं ये नहीं बोलूंगा आज नहीं है, आज भी बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में रहता है कि हमारी कास्ट ऊपर है दूसरी कास्ट नीचे। ये चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। Members of the same caste group were supposed to form a social community that practice the same or similar occupation. एक ही कास्ट के मेंबर्स के साथ शादी करना, ठीक है, दूसरी जाति के लोगों के साथ बैठ करना खाना, ये सारी चीजें क्या है, किसी भी जाति को आउटकास्ट कर देना बिल्कुल, है ना। ये सारी चीजें आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होंगी, है ना। इसके विरोध में कई सारे लीडर्स हमारे आए, जैसे ज्योतिबा फुले, मोहनदास करमचंद गांधी जी, बी आर अम्बेडकर, पेरियार स्वामी, है ना। तो इसके विरोध में कई सारे लोग आपको आके दिखेंगे। ठीक है।
जैसे आप इसको पढ़ो, इसको देखो, तो ये पॉपुलेशन दिख रही है आपको, है ना। तो आप देखो यहाँ पे हिंदू कितने हैं भारत में, 80.5। सबसे लार्जेस्ट माइनॉरिटी कौन सी है, तो बेटा मुस्लिम है 13.4% के साथ, क्रिश्चियंस 2.3%, सिख 1.9%, और कौन कौन से, बुद्धिस्ट 0.8%, जैन 0.4%। अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्मों में, है ना। और हमारे यहाँ पे जो रिलीजन है वो कैसे बटा हुआ है ये आप देख ही रहे हो, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें जाननी है तो ये देखो, ये सेंसस कराया जाता है जो धर्म के बेसिस पे भी होता है कई बार, ठीक है ना। अब जो है जैसे बिहार में अभी हुआ था जातिवाद सेंसस, बात मांग करी जा रही है कि भाई इंडिया में भी एक कास्ट को बेसिस, कौन सी कास्ट कितने ज्यादा वहां पर है ना, उसके बेसिस पे भी होना चाहिए, ठीक है। और जो पाई चार्ट मैंने आपको बताया, 6 मेजर रिलीजियस ग्रुप है हमारे भारत देश में, याद रखना 6 मेजर रिलीजियस ग्रुप है, ठीक है ना। और धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन बढ़ घट रही है, ये होता रहता है, ऊपर नीचे चलता रहता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा आपने देखा कि हिंदुओं की, है ना, हिंदू जैन और सिख क्रिश्चियन जो थे, है ना, इनकी पॉपुलेशन में थोड़ी सी कमी आती दिखी है, जैसा कि डेटा बता रहा है 1961 में ऐसा हुआ भी है, ठीक है। ऐसा बताया भी गया कि भाई थोड़ा से हिंदू जैन और क्रिश्चियन जो है कम होते जा रहे हैं, मुस्लिम्स की संख्या थोड़ी सी बढ़ रही है, ठीक है ना। तो ये डेटा यहाँ पे आपने देखा, बताया हुआ है। There is a common but mistaken impression that the proportion of the Muslim in country is going to overtake the other religious groups. Expert estimate done for the Prime Minister High Level Committee, popularly known as Sachar Committee, show that the proportion of the Muslim is expected to go up a little by about 3 to 4% in the next 50 years. और कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि धीरे धीरे मुस्लिम जो है ये पार कर जाएंगे, ठीक है, और ये नेशन जो है मुस्लिम्स का हो जाएगा, ऐसा, बट ऐसा नहीं है। रीजन ये है कि बेटा मुस्लिम जो है ना, ऐसा अकॉर्डिंग टू सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने बताया अभी कि 3 से 4% मुस्लिम जो है नेक्स्ट 50 साल में बढ़ेंगे, तो हिंदू, क्योंकि हिंदू बहुत बड़ी प्रपोर्शन में आज भी भारत में बैठे, ठीक है ना। और ऐसे ही सेम होता है आपका मेजर कास्ट ग्रुप को लेकर, एससी और एसटी कई सारी कास्ट ग्रुप्स है हमारे में, ठीक है ना। जो आप देखते हैं शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जो आदिवासी है, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, है ना। तो ये डेटा जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कई सारे बड़े बड़े नेता, इन्होंने हमेशा से ना बेटा क्या किया है, इन्होंने हमेशा से इन्होंने हमेशा से किस चीज पे फोकस किया, दे ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन द इंप्रूवमेंट ऑफ द कंडीशंस ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है, पार्शली ड्यू टू देयर एफर्ट। और कई बार ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उनके एफर्ट से कास्ट की कंडीशंस में, जो नीची जातियां थी, जो लो कास्ट थी, उनकी कंडीशन में इंप्रूवमेंट आने लगी, ठीक है। उन्होंने कई सारे वेलफेयर प्रोग्राम चलाए, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाया, ठीक है, नायकर ने भी बहुत सारे काम करे, और इससे वुमेन्स की कंडीशन में बढ़ोतरी, वुमेन्स कह रहा हूं सॉरी, निजी कास्ट के जो लोग होते थे, है ना, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो होती थी, दलित्स होते थे, है ना, क्योंकि बी आर अम्बेडकर तो स्पेशली दलित्स के लिए काम करते थे, इनकी कंडीशन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया। और धीरे धीरे और भी चीजों ने इसका वो किया सपोर्ट, जैसे अर्बनाइजेशन, शहरीकरण होने लगा, लोग पढ़े लिखने लग गए, ठीक है ना। अब आप लोग सब पढ़े लिखे हो, आप लोग इस चीजों में नहीं मानते होगे, ठीक है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी हुई, धीरे धीरे काम के चक्कर में लोग इधर उधर आने लगे, है ना। इससे क्या हुआ कि गांव में जो अमीर लोग होते, जो जमींदार वगैरह होते, जो सबसे ज्यादा ये सारी चीजें करते थे, उनकी पावर वीकर होने लगी, है ना, क्योंकि जब वो शहर में आ गए तो वो थोड़ी सुनेंगे अब उनकी, है ना। कास्ट हायरार्की धीरे धीरे टूटने लगी। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम इन अर्बन एरिया डज नॉट मैटर। और सिंपल सी बात है, अब क्या हो गया, अब आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपके बगल में जो बच्चा बैठा है, आप क्या उसकी जाति या कास्ट पूछ के या धर्म पूछ के थोड़ी बैठते हो, क्यों बैठते हो, क्योंकि वो आपका दोस्त है, वो एक इंसान है ना। धीरे धीरे चीजें होने लगी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने भी इसका बहुत मदद करी, किस चीज में, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो भी होगा उस पर प्रॉपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई, हर चीज को बंद कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया, हर चीज पर बैन लगाया गया, राइट टू अनटचेबिलिटी लाया गया, है ना। इफ पर्सन हु लिव्ड अ सेंचुरी अगो वर टू रिटर्न इन इंडिया, शी वुड बी ग्रेटली सरप्राइज्ड एट चेंज। और सिंपल सी बात है, एक ऐसा बंदा जो 100 साल पहले, एक सेंचुरी पहले जो है भारत छोड़ के गया, और अब जो लौटेगा उसको बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा, क्योंकि अब हमारे यहाँ से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन डिसअपियर धीरे धीरे होता जा रहा है, ठीक है ना। इवन नाउ मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट। और आज भी होता है, देखो आज भी कुछ कुछ जगहों पे हो रहा है कि लोग अपने कास्ट में, ट्राइब या अपनी ट्राइब में ही शादियां कर रहे हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं बेसिकली क्योंकि देखो, हम हर को नहीं बोल सकते कि अगर वो अपनी जाति में, अपनी कास्ट में शादी कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी कास्ट से नफरत करता है, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि भाई हाँ, सेम रिलीजन, सेम रीति रिवाज सेम होंगे, सोच सेम होगी, तो कर लेते हैं, तो इजी रह जाएगी चीजों को, ठीक है ना। अनटचेबिलिटी हैज नॉट एंडेड कंप्लीटली, अनटचेबिलिटी कंप्लीटली एंड नहीं हुई है, अभी मैंने आपको बताया, प्रोसेस चल रहा है, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। कास्ट ग्रुप्स के पास आज भी एजुकेशन सिस्टम का एक्सेस नहीं है, कई जगहों पर अगर आप देखोगे कि कई जातियों के पास एजुकेशन सिस्टम नहीं है, लेकिन कई कास्ट जो है आज भी कुछ कुछ अच्छा, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, और हो भी रहा है ऐसे, ठीक है। दैट इज वाई दिस disproportionately
लार्ज प्रेजेंस ऑफ अपर कास्ट अमंग द अपर अर्बन मिडिल क्लास इन द कंट्री साइड। और पहले के जमाने में क्या होता था बेटा, जो अपर मिडिल क्लास होती थी ना, जो ऊंची जाति के लोग होते थे, उनको तो पढ़ाई लिखाई करने को मिल जाती थी, तो वो आज थोड़ा सा पैसे वाले हैं और थोड़ा सा अपना जॉब कर रहे हैं। लेकिन तो उस दौरान लोअर जो मिडिल जो आपका लो कास्ट में लोग थे, वो आज भी थोड़ा बहुत छोटे मोटे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको उसी समय से, है ना, समझ लो, उस समय से ही उनको वो कहते हैं ना प्रोत्साहन, वो पैसा, वो फंडिंग, वो सारी चीजें नहीं मिल पाई, है ना। उनको उस समय भी अनटचेबिलिटी को फॉलो करना पड़ रहा था, है ना। लेकिन अब क्या है, वो धीरे धीरे नीचे ही रह गए क्योंकि ज्यादा नहीं पढ़ पाए। लेकिन जो अपर कास्ट के लोग हैं वो आज अच्छी पोजिशन में, है ना। कास्ट कंटिन्यूज टू बी क्लोजली लिंक्ड टू इकोनॉमिक स्टेटस। और सही बात है, कास्ट को अगर आज आप आज भी देखोगे तो इकोनॉमिक स्टेटस के साथ लिंक कर रहा है कहीं ना कहीं। जो ऊंची कास्ट के लोग हैं वो आज भी, क्योंकि वो पढ़े लिखे अच्छे से गए, वो आज भी इकोनॉमिक स्टेटस में इंप्रूव्ड है। और जो लो कास्ट के लोग हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लैक आज भी करते हैं, क्योंकि उनकी पहले की कंडीशन अच्छी नहीं रही है ना। As in the case of communalism, casteism is rooted in the belief that caste is the sole basis of social community. According to this way of thinking, people belonging to the same caste belong to a natural social community and have the same interests which do not share with any other caste. सिंपल सी बात मैंने आपको बताया कि कई जगहों पर ऐसा माना जाता है कि भैया अगर हम सेम जाति में शादी कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि हमारे विचार मिलते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस मिलते हैं। कास्ट इज वन aspect of our experience, but it is not the only relevant or the more important aspect. बिल्कुल सही बात है ना, कि जो कास्ट है वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन इकलौता एस्पेक्ट नहीं है जिससे आप देश के विकास को, जिससे आप अपने एक्सपीरियंस को देखते हैं, है ना। व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट इन इलेक्शन दे कीप इन माइंड द कास्ट कॉम्पोजिशन ऑफ द इलेक्टोरेट। और आज के समय में कास्ट सिस्टम इतना ज्यादा घुस गया है, सपोज एक कॉन्स्टिट्युएंसी है जहां पे सारे ठाकुर रहते हो, तो वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो हमेशा पता है किसको चुनेगी, वो बेटा हमेशा से चुनेगी, है ना, किसी ठाकुर को ही, है ना, जो इलेक्शंस वहां पे लड़ेगा। वो ऐसा होता है क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एक ही जाति के लोग हैं, उसको वोट करेंगे, है ना। व्हेन गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली टेक केयर देयर रिप्रेजेंटेटिव। और होता भी है, आपको सबको पता है कि जब सरकारें बनती है तो क्या जातिवाद का ध्यान बहुत ज्यादा रखा जाता है, रखा जाता है या नहीं रखा जाता, है ना। कि इस एरिया में ये कास्ट के लोग हैं, यहाँ पे इनको भेजो, इस एरिया में ये कास्ट के लोग हैं, यहाँ पर इस कास्ट के लोगों को भेजो। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। ये कास्ट इनइक्वालिटीज के कुछ डेफिनेशन वो है बेटा। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पहले तो आप इसमें ये देखो, ये नीचे याद रखो, ये जो कास्ट एंड कम्युनिटी ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा गांव में कौन सी कम्युनिटी, तो एसटीज है, ठीक है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अर्बन एरियाज में कौन है, शेड्यूल्ड कास्ट सबसे ज्यादा। तो ये एक दो चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शन मेक अपील्स टू कास्ट सेंटिमेंट। अब क्या होता है, देखो, जो भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का राजनेता जाएगा वो कहेगा हम आपकी जाति के हैं, हमें वोट करो, हम आपके लिए भला करेंगे, ठीक है ना। और कई पॉलिटिकल पार्टी फेवर करती है किसी इंडिविजुअल कास्ट को, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जुड़ा हुआ है, वही ना मैंने बताया ना, गांधी जी कह गए पॉलिटिक्स और कास्ट को आप अलग नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं जहां जहां कास्ट है वहां वहां राजनीति होगी ही होगी, और हो रही है। Universal adult franchise and the principle of one person, one vote compelled political leaders to gear up to the task of mobilizing and securing political support. It also brought new consciousness among the people of caste that were hitherto treated as inferior and low. अब धीरे धीरे आप क्या देख रहे हो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आ गया, यानी कि 18 साल से ऊपर जो भी होगा, जिस जाति का, किसी धर्म का, जो भी होगा, सबके पास वोट करने का अधिकार है। वन वोट हैज वन वैल्यू, ये चीज बोली गई कि एक वोट के पास एक ही वैल्यू है। ये नहीं कि अंबानी अगर वोट कर रहे हैं और एक गरीब आदमी वोट कर रहा है तो अंबानी की वोट का वैल्यू ज्यादा होगा, नहीं होगा, चाहे उसके पास कितना ही पैसा हो, प्रेसिडेंट हो चाहे। वन वोट इज इक्वल्स टू वन वैल्यू। और इससे क्या हुआ कि इन सब छोटी छोटी चीजों से एक जो नीचे तबके वाला लोग था, जैसे ऊपर वाले हैं या नीचे, जो लो कम्युनिटी के लोग थे, जो लो कास्ट के लोग थे, उनकी वैल्यू बढ़ती चली गई, क्योंकि वो इतने मेजर डिसीजन में इनके खिलाफ, इनके साथ, सॉरी, इनके साथ खड़े होकर काम कर रहे हैं, तो इनकी वैल्यू की भी इंप्रूवमेंट होगी। समझ में आया यहाँ तक? नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन द कंट्री एज अ क्लियर मेजोरिटी। अब आप खुद सोचो, देखो मैंने आपको ये बताया कि कहीं ना कहीं राजनीति इन्फ्लुएंस करती है, जातिवाद इन्फ्लुएंस करता है, कास्टिज्म जो है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है किसको, पॉलिटिक्स को, लेकिन हर जगह नहीं। क्योंकि आप खुद सोचो, क्या एक एरिया में, सोचना समझना इस बात को, क्या हर एक एरिया में सिर्फ एक ही जाति का लोग रहते हैं? अगर मैं सपोज, मैं एक कम्युनिटी, मेरी कम्युनिटी है एक्स, ठीक है, और मैं खड़ा हुआ हूँ इलेक्शन में, ठीक है, और मैं इलेक्शन में जब जाके खड़ा हो गया हूँ और मैं वहां से मांग रहा हूँ कि भैया जो एक्स कम्युनिटी के लोग हैं सिर्फ वही हमें वोट करेंगे,
सिर्फ वही हमें वोट करेंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि बेटा भारत में इतनी डाइवर्सिटी है कि एक ही एरिया में अलग अलग जातों के लोग रहते हैं। मुझे अगर सबका सपोर्ट चाहिए, मुझे अगर चुनाव जीतना है, तो मुझे सबके वेलफेयर, हर एक कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए बात करनी पड़ेगी। क्योंकि लिखा है यहाँ पर, देखो, नो पार्टी विंस द वोट ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। क्योंकि अगर मैं मांगूंगा मैं ना कि मुझे सिर्फ एक्स का वोट मिल जाए तो मैं जीत जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको सारे एक्स वाले बंदे वोट करेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई ना कोई ऐसा होगा जो नहीं करेगा, और वहां पे आप चुनाव हार जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबके वोट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मेनी पॉलिटिकल पार्टीज मे पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट if that caste is believed to dominate the electorate. Some voters have more than one candidate from their caste, while many voters have no candidate from the caste. सिंपल सी बात है, कई जगहों पे आप देखते हो ऐसा ही होता है कि जिस जाति के लोग ज्यादा होते हैं उसी जाति का वोटर खड़ा किया जाता है ना, उसी जाति का कैंडिडेट खड़ा किया जाता है कि भैया इस जाति के लोग ज्यादा है। तो ये सब चलता रहता है, लेकिन एट द एंड रिजल्ट इसका यही निकलता है कि हमें उन लोगों को वोट करना है जो विकास करके, डेवलपमेंट करके दे रहे हैं। उन लोगों को वोट नहीं करना है जो धर्म और राजनीति के नाम, जो धर्म और जातिवाद की या रिलीजन और कास्टिज्म की राजनीति करते हैं। ठीक है, रूलिंग पार्टी, द सिटिंग एमपी और एमएलए फ्रीक्वेंटली लूज इलेक्शन। सिंपल सी बात है, आप खुद सोचो ना, अगर मैं एक्स पार्टी का हूं और इस एरिया से जिससे मैं लड़ रहा हूं एक्स की मेजोरिटी है बहुत ज्यादा, सब मुझे वोट करें, तो मैं तो कभी चुनाव हारूंगा ही नहीं। लेकिन ऐसा क्या भारत देश में होता है? एमएलए भी चुनाव हारते हैं, एमपीज भी चुनाव हारते हैं, है ना? क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, आप काम नहीं करोगे तो एक समय के बाद आपको हटा दिया जाएगा, है ना? एक समय के बाद आपको हटा दिया जाएगा। सबके अपनी पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस है भैया। Clearly, while caste matters in electoral politics, so do many other factors. The voters have strong attachment to political parties, which is often stronger than their attachment to their caste or communities. और जो वोटर्स होते हैं उनका एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट अपना पॉलिटिकल पार्टी से होता है, लेकिन आप सबसे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमेशा आप काम कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो आप ही को वोट दे रहे हो, ऐसा आपसे उम्मीद नहीं की जा सकती। ठीक है, पीपल विद इन द सेम कास्ट और कम्युनिटी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशन, रिच एंड पुअर। सिंपल सी बात है, देखो, हर बंदे का अपना एक इंटरेस्ट है। अगर हर बंदा आपको वोट कर रहा है ना, तो वो सोचेगा मेरा काम आपने किया या नहीं किया, कहीं मेरा काम तो नहीं छूटा। और आप अगर एक ही जाति के पीछे पड़े हुए हो, एक ही कम्युनिटी के पीछे पड़े रहोगे, तो ऐसा काम होगा ही नहीं, आपको वोट मिलेगा ही नहीं। एक बार जीत जाओगे, ज्यादा दो बार जीत जाओगे, फिर नहीं जीत सकते, क्योंकि आपको हर एक कम्युनिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, हर एक बंदे का ध्यान रखना पड़ता है, सबकी जो डिमांड्स होती है उसको पूरा करना पड़ता है। ठीक है, कास्ट एंड पॉलिटिक्स आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है ना? अब न्यू टॉपिक कौन सा है हमारा? पॉलिटिक्स इन कास्ट। ठीक है, तो क्या लिखा है? अभी तक हमने क्या देखा कि कास्ट और पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं साथ साथ चल रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कास्ट और पॉलिटिक्स का वन वे रिलेशन है। पॉलिटिक्स भी कास्ट को इन्फ्लुएंस कर रही है, समझ रहे हो? अभी तक मैं देख रहा था कास्ट पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रही है। जिस जाति का मैं हूं उस जाति के लोगों से वोट मांग लिया और वोट मिल जाता था, कास्ट पॉलिटिक्स को। लेकिन अब देखेंगे पॉलिटिक्स कैसे कास्ट को इन्फ्लुएंस करती है ना? इस चीज को हम लोग समझेंगे। देखो, each caste group tries to become bigger by incorporating within its neighboring caste or subcaste which were earlier excluded from it. अब आज के समय में क्या होता है बेटा, हर एक कास्ट ग्रुप क्या चाहता है कि मैं ना और छोटे छोटे कास्ट ग्रुप्स को लेके एक बड़ा ग्रुप बनाऊं, ताकि जब मैं किसी कैंडिडेट को इलेक्शन में खड़ा करूंगा ना, तो वो कैंडिडेट मेरे काम आए। चाहता है या नहीं चाहता? होता है ऐसा, है ना? और इससे क्या हो रहा है कि अलग अलग कास्ट के लोग जो है वो एक कोलिशन में एंटर कर रहे हैं, एक ग्रुप में एंटर करते जा रहे हैं। और एक ग्रुप में एंटर करते जा रहे हैं क्यों? ताकि उनकी एक कम्युनिटी बड़ी बन जाए और उसमें इलेक्शन जीतना है, उससे पॉलिटिक्स या उससे लोगों की हेल्प करना भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, कई कई अलग अलग तरीके के कास्ट बनते जा रहे हैं, जैसे बैकवर्ड ग्रुप बन गया, फॉरवर्ड ग्रुप, जो ऊंची कास्ट के लोग हैं उन्होंने फॉरवर्ड बना लिया, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उन्होंने बैकवर्ड बना लिया। बैकवर्ड में सारी पिछड़ी जातियां आ गई हैं, है ना, और फॉरवर्ड में सारी आगे की आ गई। क्यों बन गया? एक डिवीजन हो गया है बेसिकली। ठीक है ना, एक डिवीजन हो गया है। Thus, caste plays different kinds of role in politics. In some situation, expression of caste differences in politics gives many disadvantaged communities the space to demand their share of power. In this sense, caste politics has helped people from Dalits and OBC's caste to gain better access to decision making. और इससे क्या हुआ है, क्योंकि एक ग्रुप बन गया है तो उसमें दलित्स भी आ गए, ओबीसी भी आ गए, एससी एसटी आ गए। ठीक है ना, तो उससे क्या हुआ कि इनके डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा फायदा मिलने लगा। ठीक है, सब कई सारी पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या मांगने शुरू कर दिए? एजिटेशन मांगनी शुरू कर दी। क्या एजिटेशन? देखो क्या लिखा है, हैव बीन डिमांडिंग एंड एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्टिकुलर कास्ट फॉर मोर डिग्निटी। और धीरे धीरे क्या हुआ, जब ग्रुप बड़ा बनेगा, मैंने बताया ना, जब ग्रुप बड़ा बनता है
उससे क्या होता है, जैसे ही ग्रुप बड़ा बनेगा वैसे ही उनकी पावर भी बढ़ेगी और वो लोग जो भी एट्रोसिटीज हो रही थी, जो भी खिलाफ जा रहे थे इन जातियों के खिलाफ, उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग करने लगते हैं। ठीक है ना? एज इन द केस ऑफ रिलीजन, पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी alone is not very healthy in a democracy. It can divert attention from other pressing issues. और सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया और आज भी यहाँ पे लिखा है कि जाति के धर्म पर कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए तो विकास के धर्म पर, डेवलपमेंट के धर्म पे, डेवलपमेंट के बेसिस पे, पॉलिटिक्स के बेसिस पे, पॉवर्टी के बेसिस पे और करप्शन के बेसिस पे। जिसने करप्शन किया उसको हटाओ, ठीक है ना, और अच्छे लोगों को लाओ, ठीक है ना, क्योंकि कास्ट डिवीजन एट द एंड कहीं ना कहीं आप देखोगे क्या इन्फ्लुएंस करता है बेटा, कास्ट डिवीजन कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है किसको, पॉलिटिक्स को। कहीं ना कहीं इनके बीच सिविल वॉर की सिचुएशंस हो सकती है, कहीं ना कहीं इनके बीच राइट्स हो सकती है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर एंड हो चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, तो उसमें हम लोग इस पहले हम पॉल साइंस को लेके चल रहे हैं, इसको खत्म करेंगे। ज्योग्राफी के हमारे 2 चैप्टर्स हो चुके हैं, उसके बाद हम बाकी के 3 चैप्टर को भी एंड करेंगे, ठीक है। ऐसे कर करके एक एक सब्जेक्ट पिक कर रहे हैं ताकि ये चैप्टर धीरे धीरे एंड होता जाए। और आप लोग अपनी रिविजन को मत छोड़ना, जो पहले वीडियोज है उनको देखते रहो कंटिन्यू, ठीक है। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करो वीडियो को, ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है। थैंक यू।